Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss Janasandh Medical University MDCAT MCQs of 2023 बायोलॉजी पोर्शन। तो आज की वीडियो जो है हमारी वो बेस की जा रही है बायोलॉजी पोर्शन 2023 जो टेस्ट हुआ है 10 सितंबर 2023 को। ठीक है जी, तो आराम से सब पोर्शंस अपलोड करते चले जाएंगे। केमिस्ट्री का हुआ या फिजिक्स का हुआ, लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश, थोड़ी सी की में गड़बड़ लग रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सारे जो है ना मेमोराइज करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस विथ अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए। तो देखिए यहाँ पे जो मार्किंग की गई है ना वो इन्वेलप्ड की गई है, लिहाजा इन्वेलप्ड की मार्किंग हो नहीं सकती क्योंकि एक चीज़ अगर इन्वेलप में है ही नहीं तो इन्वेलप्ड कैसे होगी? वो उसका जो कैरेक्टर होगा ना वो होगा लेकिंग इन्वेलप। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। फुल कीज आ जाएं कलर कोड्स के साथ तो हम वो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को अगर देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेबीज स्प्रेड। जो रेबीज होते हैं वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं? जब कोई सा भी ना डॉग आपको बाइट करे तो उस पर आपकी रेबीज स्प्रेड होती है, लिहाजा रेबीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। जाहिर सी बात है किस वायरस से वो इन्फ्लुएंस होगा तो वो भी होगी ना, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास। द हेपाटाइटिस विच पास थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू हिज चिल्ड्रेन योर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। देखिए हेपाटाइटिस एक डिजीज़ है, ठीक है, तो क्या होता है जब मदर एक प्रेग्नेंट होती है ना तो बेबी को वो डिलीवर करती है, तो अगर मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी तक वो हेपाटाइटिस गया तो उस हेपाटाइटिस को हम बोलते हैं हेपाटाइटिस सी। यहाँ पे मार्किंग की गई है हेपाटाइटिस बी की, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो इस से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारे पास। उसके बाद अ वायरस एंटर इन द बॉडी ऑफ अ होस्ट एंड टेंड टू प्रोड्यूस अ डीएनए फ्रॉम इट्स आरएनए व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस। कौन सी वो एंजाइम होती है जो प्रोसेस करती है? पहली बात, अगर आपको एंजाइम की पहचान करवानी है ना तो इस तरह से किया करें कि एंजाइम के आखिर में जो वर्ड्स होते हैं ना उसमें ASE होता है। यहाँ पे तो सारे ASE है, तो जो डीएनए से आरएनए में जाएगा ना उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली बात तो ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है? वो रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन हो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई तो उसमें से इन प्रोडक्ट जो बनता है वो इथाइल अल्कोहल बनता है जिसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ये तो केमिस्ट्री में भी पॉइंट लिखी हुई है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, लेकिन यहाँ पे तो बायोलॉजिकल सेशन चल रहा है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल की क्या इम्पोर्टेंस है? क्रेब साइकिल में बनती है हमारे पास एटीपी मतलब एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, एनर्जी तो बनेगी बनेगी, लेकिन किस तरह से बनेगी वो हम देखेंगे कि वो बनती है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन से। उसका ये मैनर होता है। अगर आपको क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में डिफिकल्टी होती है तो ट्रिक्स इसी चैनल पर प्रेजेंट है, चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान सी ट्रिक्स है, मेमोराइज करने में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्रेब साइकिल वाले का वो सी बनेगा। उसके बाद द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कैल्विन साइकिल इज। कैल्विन साइकिल बोलें आप इसको, या आप बोलें इसको डार्क रिएक्शन, या इसको आप बोलें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, कोई से भी आप इसको नेम्स दे सकते हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है ना वो आपका RUBP करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट चेंज बनता है, तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूस। अभी देखिए, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें तो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी। भाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी तो एरोबिक में तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तो जिस चीज़ में हमारी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसमें तो हमारी ATP ज़्यादा बनेगी ना। जब ATP ज़्यादा बनेगी तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये अगर कंपेरिजन देखें ना हम तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम ATP बनती है, लिहाजा एरोबिक से, तो बी इज करेक्ट वन। इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन द सेम रेशियो। मतलब कौन सा सेम रेशियो है? 2:1। दैट वाई दैट इज कॉल्ड, इसको हम इसलिए हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोस्टली इन द सेम रेशियो पाए जाते हैं। ये तो बुक की लाइन है, सिंपल सादा सी, यहाँ तो बहुत सादा से क्वेश्चन दिए गए हैं, इतना टफ टेस्ट नहीं था। सी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट MCQs आ गए हमारे पास। हाउ मच ऑफ द टेम्परेचर राइज विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द एनर्जी राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। तो वो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है जब आप 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस को बढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। द केमिकल कंपाउंड हैज द परसेंटेज इन बैक्टीरियल सेल एज वेल एज द मैमलियन सेल, कि वो कौन सा कंपाउंड है केमिकल जिसकी सेम परसेंटेज होती है, बैक्टीरिया की बात की जाए या मैमलियन सेल की बात की जाए, तो वो वाटर की कंपोजिशन जो होती है ना वो सेम मैनर में होती है उसकी कंपोजिशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब। यहाँ पे आपके पास आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोएसीटोन आर एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों किसके एग्जाम्पल से, मतलब अगर दोनों ना एक दूसरे के पर्पस में किए जाते हैं यूज़, तो दोनों जो हैं वो ट्रायोज हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। ट्रायोस मतलब उनके कार्बन जो होते हैं ना वो 3 होते हैं, ट्रायोस का ये मतलब होता है। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। द वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, वो क्या बनता है, मतलब एक मॉलिक्यूल हो हमारे पास फैटी एसिड का और वो बना है ईस्टर बॉन्ड विथ अनदर लॉन्ग मॉलिक्यूल अल्कोहल, तो उससे हमारी वैक्सेस बन जाती हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ओके हो गया जी, ये भी सिंपल से सादा से क्वेश्चन थे, इतने ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब। लाइसोसोम रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन। देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंसुलिन का पूछा जा सकता है या स्पाइडर वेब का पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है ना वो है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिगार्ड एज द प्रिजर्वर ऑफ मेनी हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ये कौन से हार्मोन्स होते हैं जो एक कंपाउंड में से रिलीज़ होते हैं, तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल। रिलीज़ तो हम नहीं बोलें तो अच्छा है क्योंकि ये प्रिजर्व्स होते हैं एक दूसरे के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बातें? ओके जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के जानिब। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट MCQ आ गया। विच वन इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बहुत कॉमन और पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अगर जी यहाँ पे होती ATP प्रोडक्शन तो वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। DNA के हिसाब से देखा जाए ऑर्गेनल तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से होता है। तो ये कुछ MCQs मेमोराइज कर लें, ये ईटा की टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बार ही। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज हेड्स 2 टेल्स, व्हाट इज द टेल्स फाउंड, मतलब टेल्स में क्या होता है या टेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो टेल्स पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। 2 साइड्स होती हैं मेम्ब्रेन की, एक सरफेस होती है इंटीरियर पोस्टीरियर, तो यहाँ पे जो टेल्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन में। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू डेथ ऑफ द एज ऑफ 3 years। ये पॉइंट्स बुक में लिखी हुई हैं बाकायदा से सब डिजीज़ कि जो अगर कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है, कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, तो उसके अगर 3 माह की उम्र में उसकी मौत हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं Tay-Sachs डिज़ीज़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि वो कौन सी चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सही से डिस्क्राइब कर सकती है। देखिए ऐसा थोड़ी होता है कि कोई सी भी चीज़ आ जाए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दे, कोई भी बड़ा सा मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ खास चीज़ें, कुछ खास आयन्स जो होते हैं ना वो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सही से क्रॉस कर सकते हैं, तो उस चीज़ों को हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद व्हाट इज़ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल, मतलब वो कौन सी लेयर जो 2 डॉटर सेल के
बीच में सीमेंट बन के काम करती है, तो वो होती है मिडिल लैमेला। 3 लेयर्स होती है ना आपके पास, बाहर वाली तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, मिडिल वॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल। तो जो सीमेंटिंग का काम करती है वो सी होगी। प्रोटीन लेयर्स embedded in the lipid bilayer, this was explained by, ये किसने एक्सप्लेन किया था? जो प्रोटीन होती है वो लिपिड में एम्बेडेड की जाती हैं, ये एक्सप्लेन किया था इंड्यूस फिट मॉडल ने। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, ये दोनों तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ है। सैंडविच मॉडल तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही बोलते हैं कभी कभार। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर हो गया? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन्स जो सी है वो डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, तो नेक्स्ट MCQs आ गए हमारे पास ये स्लाइड पर। द गिवन स्ट्रक्चर इज़ एसोसिएटेड विथ लाइजोसोम। अच्छा, लाइजोसोम क्या करते हैं? फेगोसाइड करते हैं। कोई भी गंदी सी चीज़ हमारे यहाँ आ गई तो उसको वो खा जाएंगे। उसको खाने का क्या मतलब है कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। उसके बाद प्रोसेसिंग या पैकेज करते हैं हमारे पास गोल्जी अपरेटस। प्रोसेस भी करेंगे, उसको पैकेज करके आगे भेजेंगे, वो तो गोल्जी अपरेटस करते हैं। लिपिड सिंथेसिस हमारे जो होते हैं ना वो करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे सिर्फ हम बोल रहे हैं लाइसोसोम्स की कंडीशंस जो होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशंस होती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सादा सा क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल आसान मज़े के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सी इज़ करेक्ट वन। ओके जी, क्लियर हो गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन एक्शन पोटेंशियल टू अकर? कौन से फेजेस होते हैं? एक होता है रिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना ये तकरीबन फ्यू मिली सेकेंड्स के दौरान ये में होता है, उसमें इतना कोई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस हिसाब से फ्यू मिली सेकेंड्स इज टेक इन एक्शन पोटेंशियल टू अकर। द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द केयरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब अगर हम जो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, कोई हम चीज़ याद करें तो वो हमेशा याद रह जाए, तो वो हमारा जो पार्ट होता है ना वो हिप्पोकैम्पस याद करवाता है हमें। अगर हमने कहीं की रख दी, हमें वो याद हो सालों की सालों, तो हम उस पार्ट को बोलेंगे हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी को जो कैरी करे लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। अ रिफ्लेक्स इन्वॉल्व सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन, द वे सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। हम उस ट्रांसमिशन को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें? अच्छा जी, क्लियर। एक बार देख लें तो हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, these are required for the impulse to transfer presynaptic to the postsynaptic neuron। मतलब कि इम्पल्स तो जनरेट होगा भाई, इम्पल्स जनरेट होगा तो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक जाएगा। उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम। कैल्शियम होता है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वही तो इन्वॉल्व होगा ना इसमें। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन, इसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट जो थी। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डोपामाइन सर्व। मतलब जो हमारे पास स्माइलिंग या हैप्पीनेस जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो वो क्या होता है? वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन होता है ना वो डोपामाइन करता है। क्लियर हो गई बातें? ओके, नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर कॉन्जेक्टिव फंक्शन सच एज थिंकिंग, रिस्पॉन्सिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। के ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो हमारे पास थिंकिंग करवाता है, रिस्पॉन्स करवाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है? जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं तो वो सेरिब्रम होता है। कंफ्यूज मत होना, सेरिब्लम और सेरिब्रम में सेरिब्रम होता है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन द ब्लेस्ट्यूला फोल्ड्स इनवर्ड। क्या फॉर्म होता है जब आपका ब्लेस्ट्यूला जो होता है वो फोल्ड होता है इनवर्ड? ऐसे से सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच फिनोमेना डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ असेक्सुअल फॉर्म बाय द सेक्सुअल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जो प्रोडक्शन करता है असेक्सुअल फॉर्म बाय द सेक्सुअल फॉर्म? तो वो होता है कॉलोनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर
ए कॉलोनी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। यहाँ पे आपके पास स्लाइड शो हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कोरल लीव्स यूज्ड बाय द हकीम इन प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन, कि वो कौन सा कोरल लीफ होता है जहाँ पे हकीम यूज़ करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, मतलब किससे मेडिसिन्स बनती हैं कोरल लीफ से, तो वो होता है मार्जिन्स। ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं दिया गया है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन नाइडेरियन इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ ईट्रोन एंड डैश। ईट्रोन के साथ साथ वो रूडिमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ द नर्व्स भी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? आपके पास नाइडेरिया के मेंबर्स। इनके सारे फंक्शंस याद कर लें ट्रिक्स की मदद से, तो आपको याद हो जाएंगे। इसी चैनल पे ट्रिक्स भी प्रेजेंट है किंगडम एनिमेलिया की। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द पेप्सिन इन द स्टमक। इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्टिमम पीएच स्टार्ट होती है 1.5 to 2 तक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1.5 नहीं है, 1.4 है, 2.5 है, 3 है और 2 है, तो इसलिए हमने बी इसको कंसिडर किया है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास। एट इक्विलिब्रियम साइंटिस्ट एडिट मोर सबस्टेंस and observed an increase in the rate of the reaction which soon declined. He added some more substrate, but this time the rate of the reaction remained unaffected. What was the reason? मतलब वो कौन सा रिएक्शन था, वो कौन सा रीज़न था कि उसका जो रेट था वो अनअफेक्टेड रह गया? तो वो था फीडबैक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट वक्त वो जो है ना एक्यूमुलेशन कर रहे थे। कोई भी चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है तो उसकी एक्यूमुलेशन करें तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जब आप रिएक्शन हो रहा है तब करें ना। एक चीज़ कंप्लीट हो गई है तो वहाँ पे तो कोई रिएक्ट नहीं होगा ना। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। पेनिसिलिन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट मेनी बैक्टीरिया यूज इन मेकिंग सेल वॉल। तो वो कंपेटिटिव इनहिबिशन होती है जो हमारे पास ब्लॉक करती है साइड को। ये तो बुक में पॉइंट लिखी हुई है हमारे सन टेक्स्ट बुक में, जिसको हम STB भी बोलते हैं, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इन कंपेटिटिव इनहिबिशन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्लाइड शो हो गई। द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय। स्ट्रक्चर एंजाइम का किस चीज़ से अफेक्ट होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन से। देखिए, अगर कोई भी चीज़ रिवर्स होगी तो हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ इरिवर्सिबल होगी तो ना हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको बिगाड़ सकते हैं, वो तो उसी फॉर्म में चलेगी ना जिस फॉर्म में उसको लाया गया है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, केमिकल सबस्टेंस दैट कैन रिएक्ट विद एंजाइम फास्टर देन द रियल सबस्ट्रेट एंड विदाउट प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट। मतलब अगर जे हम एंजाइम के साथ फास्टर रिएक्ट करें रियल सबस्ट्रेट को छोड़ के तो उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ का रिएक्ट करना जो हमारे काम की नहीं हो। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम द रेप्टाइल्स टू बर्ड्स। रेप्टाइल्स जब आए थे तो उस पर से एवोल्यूशन हुआ था बर्ड्स का। ये तो आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पॉइंट लिखी हुई है कि आर्चोपेक्टेक्स ये पूछा गुड एविडेंट है इसकी एवोल्यूशनरी पाथवे की। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ्रोपोडा में कंफ्यूज नहीं होना। रेप्टाइल्स और बर्थ और एवोल्यूशनरी की कभी भी कहीं भी बात की जाए ना तो आर्चियोबैक्टीरिया रट्टा मार लें। उसके बाद द एवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स हैज़ बीन अ डिफिकल्ट इशू फॉर द बायोलॉजिस्ट अंटिल द डिस्कवरी ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया fossils in 1861. The ancient bacteria exhibit teeth, a long tail, 20 vertebrae and wings with the movable finger and claws. In the light of the mentioned facts, who were the ancestor of the birds? तो birds का कौन सा ancestor था? रेप्टाइल से तो हमारे बर्ड्स आए थे, वो एक दूसरे के एंसेस्टर्स है। एंसेस्टर्स का मतलब होता है उसके आबा व अजदाद। तो वो क्या थे हमारे पास? रेप्टाइल्स विद द बर्ड्स, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट डज द टर्म मीन्स? अगर ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रही है और उसमें से स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन रहे हैं एवोल्यूशन के, तो उसमें से हमें डोमिनेशन प्रोड्यूस होती है। मतलब किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग एविडेंट में आना, डोमिनेंट करार दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। ये एक साइंटिस्ट का नेम है, कोर्डस लिनस वॉज बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ये बिलीव करता था कि कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है वो स्पेशल क्रिएशन से ही बनाई गई थी। हर किसी का अपना प्रोस्पेक्टिव था, हर किसी साइंटिस्ट का, डार्विन का अलग था, इसका अलग था, मेंडलीव का अलग था, लेकिन सबकी क्रिएशंस को आप याद कर लें, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द सिस्टमेटिक ऑर्टा कॉल्ड, मतलब जो हमारे पास ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमेटिक ऑर्टा तक जाता है, सिस्टमेटिक सर्किट तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। ये हमारे हार्ट वाले टॉपिक की पॉइंट है, बुक पॉइंट है ये तो सिंपल, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होते गए होंगे आपको। MCQ स्टेट में जो होता है वो होता है टू प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ इट्स ओन सेल, वो होता है पेप्सिन। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई बातें, चलें हम नेक्स्ट स्लाइड के जानिब, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज़। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, द कार्निवोरस एडाप्टेशन इन प्लांट्स ड्यू टू द रिलेटिव लो कंटेंट। अब बहुत सारे केमिकल्स के लो कंटेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कार्निवोरस की पूछ रहा है यहाँ पे। तो कार्निवोरस नाइट्रोजन में ही आता है, प्लांट्स का ये टॉपिक का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से प्लांट्स में ही कार्निवोरस एडाप्टेशन होगी। तो रिलेटिवली कहाँ पे लो कंटेंट हो जाता है, हमारा नाइट्रोजन के लिहाज से लो कंटेंट हो जाता है। In mammalian term, what among the following is sundew categorized? देखिए मतलब ये जो होते हैं ना, ये कभी कभार, ये न्यूट्रिशनल टर्म की बात की जा रही है, न्यूट्रिशनल टर्म सनड्यू कैटेगराइज। ये जो होते हैं ना कभी कभार ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं पार्शली, कभी कभार ये हेटरोट्रॉफ्स हो जाते हैं, इनकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये थोड़े से जो तीनों MCQs है ना, ये तीनों ब्लर थे, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिए। कभी मुझे सही से स्लाइड्स मिल गई तो डिस्क्रिप्शन में मैं स्लाइड्स दे दूँगी, पुट कर दूँगी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम इन MCQs को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया आर H2 इंस्टीड ऑफ वाटर एंड लुब्रिकेट वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो होता है ना सल्फर, ये आया था 2020 में, 2020 था या 21 था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सल्फर जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया दैट इज़ यूज्ड ह्यूमन ग्रोथ इंसुलिन फॉर द बैक्टीरिया। तो ह्यूमन ग्रोथ इंसुलिन जो हमारे पेशेंट्स को दी जाती है, जाहिर सी बात है अगर एक डिजीज़ है तो वो पेशेंट्स को ही दी जाएगी ना, तो वो जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ई कोलाई की मदद से वो लेते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ई कोलाई। क्लियर। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है अमाइनो एसिड और शुगर से। एक एडिशनल बात बता रही हूँ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने तो सिंपल दिया है अमाइनो एसिड या शुगर। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो अमाइनो एसिड और शुगर्स की बनी हुई होती है। इट सर्व्स द वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना इज़ द वेक्टर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया दैट इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन इज। मतलब इनफोल्डिंग जो होती है ना बैक्टीरिया की मेम्ब्रेनस, तो उसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स, दे DNA की रेप्लिकेशन करवाता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है UHS की टेस्ट में, आई गेस या किसी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका भी। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद टेस्टीज डेवलप्ड इंक्लूड द एब्डोमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू नॉट लाई बिफोर बर्थ। इस वीडियो से पहले मैंने ईटा के बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व किया, ठीक है, वहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी हल्की फुल्की सी जो है ना डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन की अलग है, लेकिन ऑप्शंस यही सेम। तो देखिए हर प्रोविंस के पास पेपर सॉल्व किया करें, आपको बेनिफिट हो सकता है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्ट्रक द एग रिलीज फ्रॉम अल्टरनेटिव ओवरी एवरी मंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया जी।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे आ गया, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू, जब भी ओव्यूलेशन होगी तो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा और आपके पास ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस आफ्टर ओव्यूलेशन हो जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट में अदर प्लेसेंटल मैमल्स इन, कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन रैपिड्स में, मेंस में या प्लेसेंटल मैमल्स में, तो वो होता है फॉलिपिन ट्यूब्स के दरमियान। तो ये तो थ्योरेटिकल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल्स अकर्स इन, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पे होता है, ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे होता है, ये ओवरीज इन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार डिस्प्ले हो जाए तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, ठीक है जी। ओके, बी ऑप्शन डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, हाउ आई रिप्स अटैच टू वर्टिब्री, रिप्स किस तरह से अटैच की जाती हैं वर्टिब्री में। देखिए जो हमारे पास वर्टिब्री होती है ना ये पार्शली मूवेबल होती हैं, इस तरह से ये इतना ज़्यादा मूव नहीं करती। अगर जी वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करेंगी तो ये पार्शली डिस्प्लेस होगी। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हमारी वर्टिब्री होती है ना, एक ये आराम से पार्शली मूव करती है, और ईटा के एमसीक्यू में आया हुआ था जो हमारी रिस्ट होती है ना वो भी पार्शली मूवेबल होती है। तो एक दूसरे से अटैच क्वेश्चन आ चुके हैं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच कैविटी आर प्रीवेंट अराउंड द जॉइंट एंड कंटेन अ थिन ऑयली लिक्विड एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड कीप्स द जॉइंट फ्रीली मूवेबल, वो कौन सी लिक्विड होती है जो हमारे पास फ्रिक्शन को कम करवाती है। कहीं से भी लिक्विड आ जाए हमारी बॉडी में, फ्लूइड रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तो देखिए वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन को कम करता है, मतलब ग्लाइडिंग को बचाता है। तो अगर फ्रिक्शन कम होगा तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो मूव करेंगे फ्रीली, तो वो कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है हमारी बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड। द मसल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल्स, कौन सा मसल होता है जो हमारे पास ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करता है, तो वो होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करता है। बहुत सारे इसके अदर फंक्शंस भी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं या फर्दर सो ऑन, इनके पूरी डिस्क्रिप्शन गिवन है बुक में, आप वॉच कर सकते हैं। सो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, ये थोड़ी सी मुझे अच्छी सी स्लाइड मिल गई इसलिए मैंने उनके बाद ये एडअप कर दी, ठीक है। व्हेन मेनली क्रॉस टुगेदर टू कंट्रास्टिंग होमोलॉगस इंडिविजुअल द फिनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड इन F1 क्रॉस अपीयर टू डेट, तो जब कोई भी चीज़ आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब ज़ाहिर हो जाए तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट चीज़। और अगर पेरेंट डोमिनेंट है तो वो तो पेरेंट होगा। उसके बाद इफ़ अ डायब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन द पाइजम सेटम प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड येलो ग्रीन रिंकल्ड सीड, रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन शोज व्हाट रेशियो ऑफ दीज रिजल्ट कन्फर्म इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैव बीन टेकन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बनेगा। अगर आपको क्रॉसेस नहीं आते समझ तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगी कि किस तरह से हम क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए सिर्फ इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख लें। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, एक आर्थ्रोपेडिक स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सरेज को ऑफ अ जॉइंट ऑफ द पेशेंट एंड dedicated hardening of the cartilage due to the excessive calcium deposit sufficiently the joint was very stiff, joint क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। cribbed the patient was the patient suffering from, ये होती है जॉइंट में अर्थराइटिस का, ये होता है अर्थराइटिस का मसला। अर्थराइटिस पहले भी पूछा जा चुका है, डिस्क स्लिप जो होता है ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है लेकिन ये सच इतना था नहीं, ठीक है। जो सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ये क्वेश्चन भी ईटा में आ चुका है, इसी ईयर में आ चुका है। पिछली वीडियो मैंने उसी पे बनाई थी ताकि आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आए कि किस तरह से प्रोविंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ब्लड क्लॉट किस डिजीज़ में नहीं होता, वो नहीं होता हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया एग्रेसिव डिसऑर्डर है ना, हीमोफीलिया 1 होता है, 9 होता है, तो फर्दर सो ऑन बहुत सारे हीमोफीलिया के केसेस होते हैं, ट्रांसफ़र होती है हीमोफीलिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन ह्यूमन बींग्स मल्टीपल एलीज कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ
मल्टीपल एलील्स कहाँ पे होती हैं? ये होती है ब्लड ग्रुप्स में। हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो मल्टीपल एलील्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मल्टीपल एलील्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर हो गई बातें? चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फ्रॉम द बेसिक ऑफ। पॉलीजेनिक का वर्ड कैसे लिया गया? मतलब मेनी। पोली मतलब मेनी, जेनिक मतलब वेरिएशंस, इनहेरिटेंस फ्रॉम द बेसिक ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएशंस। जो कंटिन्यूअस, एक चीज़ कंटिन्यूअस वेरी करे तो उसको हम कंटिन्यूअस वेरिएशन में शुमार करेंगे ना। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है जी। मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स हैव सेम जीनोटाइप। मतलब एक कपल है, एक है मिस्टर एक्स और दूसरा है मिसेस एक्स, दोनों का जीनोटाइप सेम है। ब्लड ग्रुप उसका है IA और I। For the blood group, what is the expected probability of the blood group of their child? उसका चिल्ड्रेन का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? क्रॉस करवाएं ब्लड ग्रुप्स का, बहुत ही आसान से मज़े के क्रॉसेस होते हैं। अगर नहीं करने आते तो कमेंट सेक्शन में बताएं। क्रॉसेस पर भी एक वीडियो बना लूँगी, ब्लड क्रॉसेस पे। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। क्लियर हो गई? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो आपने MDCAT में रिजल्ट स्कोर किया है या आपके कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स बने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।